बच्चों, अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना, 57, 58, 59 और 60, ये चारों क्वेश्चंस जो हैं वो एक ही फार्मूला पे बेस्ड हैं और वो है डी ब्रॉय का बहुत फेमस इक्वेशन, जो कि लैम्डा या वेवलेंथ और मोमेंटम के अंदर रिलेशनशिप बताता है। मालूम है ना आपको, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ये डुअल नेचर को बताता है मैटर के, कि किस तरह से वेवलेंथ जो है वो मोमेंटम के साथ रिलेटेड होती है। वेवलेंथ किसकी प्रॉपर्टी है? वेव्स की। और मोमेंटम किसकी प्रॉपर्टी है? पार्टिकल्स की। और ये इक्वेशन क्या है? ये डी ब्रॉय का इक्वेशन है। तो 57th क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे? डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर प्रपोज्ड बाय डी ब्रॉय लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसी के बेसिस पे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, जो कि हाईली मैग्नीफाइड इमेजेस बनाता है। तो वो बोल रहा है कि अगर वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन की है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, तो आपको वेवलेंथ निकालनी है। तो बस इसमें आप पुट कर दो वैल्यूज़ सारी फार्मूला के अंदर, आपको लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो लेमडा की वैल्यू आई है 455 पिकोमीटर। ओके, तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया बड़े इजीली। 58th सम भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन की तरह न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन माइक्रोस्कोप भी यूज़ होते हैं। अगर उसमें वेवलेंथ 800 पिकोमीटर है तो वेलोसिटी कितनी होगी न्यूट्रॉन की? इसमें डिफरेंस यही है कि बस हमको अभी मास जो है वो न्यूट्रॉन का रखना है। हमने पहले वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन का रखा था ना, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, ये न्यूट्रॉन माइक्रोस्कोप है। बाकी बिल्कुल सेम है। और इसमें वेलोसिटी निकालनी है, उसमें लैम्डा निकाला था। तो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करके फार्मूला वही है डी ब्रॉय का, बस वेलोसिटी निकालनी है, इसलिए वेलोसिटी इज इक्वल टू एच अपॉन एम लैम्डा। पुट कर दो वैल्यूज सारी, और मास जो है वो न्यूट्रॉन का डाल दो, और आपको वेवलेंथ आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी v इज इक्वल टू 494 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हो वेलोसिटी काफ़ी कम है। पहले जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थी और जो ये न्यूट्रॉन की वेलोसिटी में डिफरेंस क्यों आया बच्चों? मास में डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। देख रहे हो कितना हैवी पार्टिकल है ये एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये वेलोसिटी कम आई है इसकी, है ना। अब 58th क्वेश्चन, 59th क्वेश्चन, उसमें वो भी वही है। आपको डी ब्रॉय वेवलेंथ निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की ही निकालनी है, जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है और उसकी वेलोसिटी दी हुई है आपको 2.1 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो बिल्कुल सिंपल सा सम है, और आपने पुट कर दी वैल्यूज़ फार्मूला के अंदर, और बड़े अच्छे से आपका आंसर निकल के आ गया। वेवलेंथ 332.43 पिकोमीटर, दिस इज़ द आंसर। ओके, अच्छा, अब है 60th सम, वो भी बिल्कुल सेम है। द वेलोसिटी एसोसिएटेड विद अ प्रोटोन मूविंग इन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट इज 4.37 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो फिर वेलोसिटी दी है आपको, प्रोटोन की दी है ना। If the hockey ball of mass 0.1 kg is moving with this velocity, calculate the wavelength associated with this velocity। तो आपको तो बॉल की निकालनी है, हॉकी बॉल की, तो आपको उसका मास रखना पड़ेगा। आप वेलोसिटी रखो किसकी? हॉकी बॉल की 4.37 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, मास रखो 0.1 kg और कैलकुलेट करो लैम्डा। तो आप देख रहे हो कि लैम्डा जो है वो कैसी आई है बच्चों, देखो ये आई है लैम्डा की वैल्यू सॉल्व करने के बाद 1.5 इंटू 10⁻⁻38 मीटर। देख रहे हो कितनी छोटी वेवलेंथ है। इसीलिए तो आपको बॉल्स की या ऐसी जो भी चीज़ें हैं जिनका साइज़ बड़ा है, मास ज़्यादा है, उनकी कोई वेवलेंथ या वेव नेचर उनके साथ जुड़ा हुआ दिखाई नहीं देता। ये एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए या बहुत बहुत छोटे पार्टिकल्स के लिए ये थ्योरी काम करती है कि डुअल नेचर है, दिखाई देता है आपको, क्योंकि वेवलेंथ इतनी छोटी वेवलेंथ कैसे आपको वेव नेचर दिखाई देगा। तो 60th सम भी आपने कर लिया बड़े अच्छे से। अब जो 61st सम है वो हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। एक ही सम है, बस इतने इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के ऊपर। मालूम है ना आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? एग्जैक्ट एक टाइम पे आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट वेलोसिटी, एग्जैक्ट मोमेंटम और एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता कर सकते हो, है ना। पोजीशन पता लगेगी तो आपको मोमेंटम नहीं पता लगेगा, और मोमेंटम पता लगेगा एग्जैक्टली तो पोजीशन नहीं पता लगेगी। एग्री करते हो इस बात से? बिल्कुल सही बात है। तो इसमें जो डेल्टा एक्स है ये क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। ये है प्लस माइनस
0.002 नैनोमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लो, 2 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ये है अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग द पोजिशन। अब आपको हाइजेनबर्ग का जो है इक्वेशन वो मालूम है, मेजरिंग इन पोजिशन, अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग पोजिशन डॉट अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग मोमेंटम इज इक्वल टू h/4 पाई। इसमें आप वैल्यूज़ पुट करके देखो अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग द पोजीशन कितनी आ रही है। जब आपने पुट करी सारी वैल्यूज़, पाई की वैल्यू आपको अनसर्टेनिटी दी हुई है, मेजरिंग द पोजीशन और एच प्लैंक का कांस्टेंट है, जब पुट करी तो आपको ये अनसर्टेनिटी की वैल्यू आई है 2.638 इंटू 10⁻⁻23 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज़ द अनसर्टेनिटी मेजरिंग द मोमेंटम। अब एक्चुअली आपको दिया हुआ है एक्चुअल मोमेंटम, उसकी वैल्यू दी है p इजिकल टू h/4 पाई इंटू 0.05 नैनोमीटर। इसमें पुट करो वैल्यूज़ और इसको सॉल्व करा तो हमारा जो मोमेंटम आया है वो आया है 1.055 इंटू 10⁻⁻24 kg मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये बहुत कैसी सिचुएशन आ गई है जब जो एक्चुअल मोमेंटम है वो कम है। किससे कम है? अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग द मोमेंटम, उससे भी कम आया है। तो इसका मतलब इस तरह के मोमेंटम को हम डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, तो एक सम था आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर।